Welcome dear students to SP Smart Hybrid System. In this video lecture, I will tell you something about the most common mistakes while writing answer script in board exam. As you know recently जो आपका पेपर हुआ है फुल सिलेबस का, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आपका था कि कौन सी मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट करते हैं ताकि उनके मार्क्स कहाँ पे कट जाते हैं। पहले यहाँ पे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर, फिर वेरी शॉर्ट एंड फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। एज पेपर हर किसी के पास ये प्रेजेंट होगा तो मैं आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे वो चीज़ें बताऊँगा जो कॉमनली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं पेपर राइट करने में। जैसे एक पेपर में यहाँ पे ले रहा हूँ, इस बच्ची का पेपर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन यहाँ पे था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होता है बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से, और उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का निकालोगे बेटा। तो ये क्वेश्चन है। इस बच्चे ने डेफिनेशन पहले ली है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ऑब्वियसली करेक्ट है बेटा यहाँ पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट लिखना था बेटा। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ बेटा एक चीज़, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट आपको लिखना था रिलेटेड टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे अगर हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पे ले रहे हैं बेटा, तो इसने बोला कि वेपर प्रेशर जैसे डिक्रीज होता है बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बहुत ही अच्छा लिखा है बेटा इसने, और इसको यहाँ पे बोला है इसने डेल्टा टी एफ। यहाँ पे डेल्टा here the change in the temperature can be determined by delta t। ओके, तो टी नॉट एफ और टी एफ ये यहाँ पे मेंशन करना है कि टी एफ क्या है और डेल्टा टी एफ क्या है। तो टी नॉट एफ है बेटा टेम्परेचर इन प्योर सॉल्वेंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, और जो टी एफ है टेम्परेचर व्हेन सोल्यूट इज एडेड, जब सोल्यूट को ऐड किया जाएगा बेटा। तो फिर इसने यहाँ पे ग्राफ बनाई। ग्राफ में एक चीज़ इसने किया है बेटा, तो यहाँ पे लिखना था वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, ये मेंशन करना था बच्चे यहाँ पे। फिर इसके बाद इसने यहाँ पे लिखा है डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। बहुत ही अच्छा है बेटा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे इसने पुट किया है वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन दिस। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मोलर मास निकालने के बाद इसने यहाँ पे लास्टली क्या किया है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकाला है बेटा, दैट इज के एफ इंटू गिवन मास। तो यहाँ पे लास्टली इसको एक चीज़ करना था, इसको कांस्टेंट लिखना था, दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। व्हाट इज एम हियर, मोलैलिटी, और के एफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्लेशन कांस्टेंट। बहुत ही अच्छा है बेटा। तो ये मिस्टेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है इस क्वेश्चन को राइट करने में बेटा, बाकी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ यहाँ पे उसके बाद मोलैलिटी निकालने के बाद यहाँ पे इसको क्या करना था बच्चे, यहाँ पे इसको मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकालते हैं वो इसने नहीं किया है बेटा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, जैसे हमारे पास इक्वेशन आई, तो यहाँ पे इसको राइट डाउन करना था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी हो गया बेटा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दैट इज एम बी है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का, तो ये निकालने के लिए सीधे इसको लिखना था बेटा एम बी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। इस तरीके से यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बन जाता बेटा। और यहाँ पे मेंशन करना था डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
और डब्ल्यू ए क्या है बेटा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये राइट डाउन करना था यहाँ पे। डब्ल्यू बी है बेटा मास ऑफ सोल्यूट, और एम बी है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये राइट डाउन करना था बेटा। तो इस तरीके से आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे पुट फॉरवर्ड टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दीज आर गिवन बिलो। पहला लॉ, the weight of the metal deposited is directly proportional to the quantity of charge passed through it, बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ पे Z जो है बेटा इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट की बात करेंगे बेटा हम यहाँ पे, या इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट बोलेंगे बेटा यहाँ पे हम इसको, Z को, इसको बेटा Z को, ओके बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलेंगे बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेंशन करना था Z इज कांस्टेंट एंड दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। चलो बेटा, और किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे, बिल्कुल सही है बेटा, इसका कोई यहाँ पे नहीं है, मतलब कि ये तो बिल्कुल सही है। Z इज इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे, ठीक है बच्चे। तो ये किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट इनटू फैराडे के बराबर, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। बाकी इसने इक्विवेलेंट वेट की यहाँ पे बताया कि दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ये भी बिल्कुल सही है बेटा। तो इसने क्या किया, फिर पुट किया बेटा, तो Z किसके बराबर आया, ये तो आगे चलेगा बेटा। लास्ट में इसको ये इक्वेशन आ गई बेटा, N इंटू एन एफ इंटू आई इंटू टी। एक चीज़ और ऐड करना था बेटा, इसको जब यहाँ पे लिखना था W इज इक्वल टू Z इंटू आई टी के बराबर, वही इक्वेशन यहाँ पे भी निकलेगी, क्योंकि जब Q है बेटा, Q किसके बराबर होता है, I इंटू टी के बराबर। इस तरीके से भी इक्वेशन ये राइट डाउन कर सकता था बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही इसने किया है। सेकंड लॉ के बारे में बोला, कहते कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू टू और मोर टू देन टू सेल्स द ग्राम इक्विवेलेंस शुड बी सेम। तो यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे आ गई बेटा इसके पास। तो इक्वेशन क्या है बेटा, यहाँ पे सेकंड लॉ की बात करेंगे बेटा हम। तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक इक्वेशन ऐड करनी थी बेटा यहाँ पे, दैट इज मास निकालने के लिए मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B, that will be equivalent to equivalent weight of A upon equivalent weight of B। तब जाके एक इक्वेशन बनती है, दैट इज W1 अपॉन W2, दैट विल बी इक्वलेंट टू E1 अपॉन E2 के बराबर, और दैट विल बी इक्वलेंट टू Z1 अपॉन Q अपॉन Z अपॉन Q। तो वही बन जाता बेटा E1 अपॉन E2 के बराबर। ये इक्वेशन राइट डाउन करनी थी बेटा यहाँ पे। दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन में कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, बिल्कुल सही किया बेटा इसने यहाँ पे। इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड एरिया इज सो लार्ज द होल सॉल्यूशन इज कंटेन्ड इन इट। बिल्कुल सही किया है बेटा इसने यहाँ पे इस इक्वेशन को राइट डाउन करने में। चलो बेटा अब हम आते हैं, और एक था बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। It is the conductivity when electrodes are 1 meter या 1 centimeter apart and the area of electrode is 1 meter square, ये भी चलेगा बेटा अच्छे से। तो कापा हम इसको बोलते हैं, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा के 1 अपॉन जिसे डेंसिटी 1 अपॉन लैम्डा के बराबर। तो यहाँ पे हम
इस तरीके से इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हैं बेटा, क्योंकि डेफिनेशन ही देनी है बेटा, तो डेफिनेशन भी इस तरीके से यहाँ पे चलेगी, क्योंकि सिंपल डेफिनेशन देनी थी यहाँ पे किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, किसके बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते थे बेटा। ओके बेटा, तो कापा इज इक्वल टू 1/रो के बराबर, उसको हम बोलते थे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हाँ, इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि रो किसके बराबर होता है, R इंटू ए बाई एल, R इंटू ए बाई एल के बराबर, ए बाई एल इंटू आर, क्योंकि R किसके बराबर होता है एक्चुअल में, रो इंटू एल बाई ए के बराबर। तो रो किसके बराबर होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू ए बाई एल इंटू आर। तो इसको हम कापा के रिलेटेड में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि कापा होता है बेटा बराबर 1/रो के बराबर, वो ऊपर ही दिया है इसने। तो अगर कापा इज इक्वल टू 1/रो हुआ, दैट विल बी इक्वल टू, रो किसके बराबर है बेटा, दैट विल बी ए इंटू एल इंटू 1/r, and that will be equivalent to L upon A इंटू 1/r होता है बेटा कंडक्टिविटी के बराबर। ओके बेटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कापा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इंटू कंडक्टेंस, इतना थोड़ा सा ऐड करना था, बाकी यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है बेटा, दैट इज करेक्ट बेटा, ठीक है ना। 1 मीटर अपार्ट या 1 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर 1 सेंटीमीटर लिखोगे तो उस टाइम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे बेटा। चलो बेटा, अब KMnO4 कैसे यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, कहाँ से, MnO2 जिसको हम पायरुलोसाइड बोलते हैं बेटा। तो इसने अच्छा यहाँ पे बताया है कि KMnO स्टैंड्स फॉर पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच एक्ट्स इन ऑल मीडियम्स, दैट इज एसिड बेस एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम, बिल्कुल सही। पर्पल कलर होता है बेटा, देयर इज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बिटवीन मैग्नीज एंड ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो प्रेपरेशन पे आते हैं, तो प्रेपरेशन इसने अच्छे से लिखी है बेटा यहाँ पे, क्योंकि MnO2 प्लस KOH, यहाँ पे K2MnO4 यहाँ पे देता है बेटा इसने सिंपल, यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ किसकी की है बेटा, प्रेपरेशन ऑफ KMnO4 की बेटा फ्रॉम पायरुलोसाइड। ओके बेटा, प्रिपरेशन ऑफ पायरुलोसाइड किया है बेटा इसने। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे याद रखो बेटा। तो अगर हम MnO2 प्लस क्या करेंगे, KOH प्लस O2, ये एक्चुअली में देता था K2MnO4 प्लस वाटर, बैलेंस करेंगे बेटा हम इसको, तो ये 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो ये कितने टाइम्स बनेगा, 2 टाइम्स। फिर दूसरे स्टेप में यही 2 टाइम्स K2MnO4 हम लेते थे, इसको HCl के साथ ट्रीट करते थे, तो यहाँ पे बनता था बेटा KMnO4 प्लस देता है MnO2 प्लस देता है H2O प्लस देता है KCl। ये एक्चुअल में आपके पास रिलेशन है। ओके बेटा, फिर पोटेशियम पर में कैन बी कन्वर्टेड टू पोटेशियम पर में बाई 3 डिफरेंट वेज, इसने बड़ा अच्छा किया है बेटा यहाँ पे। तो K2MnO4 गिव्स KMnO4, बिल्कुल सही किया बेटा, ये भी करेक्ट है बेटा। फिर इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही इसने किया। चलो बेटा नेक्स्ट पे आते हैं, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, जैसे अगर हम H2S को डालेंगे तो ये सल्फर में चेंज करेगा, बिल्कुल सही है बेटा। अगर हम CH3OH को लगाएंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा बेटा, बिल्कुल सही। यहाँ पे बेसिक मीडियम में KMnO4 प्लस Br नेगेटिव, ये BrO3 देता है, बिल्कुल सही है बेटा यहाँ पे।
अगर वाटर को यहाँ पे तो MnO2 और KOH बनाएगा बेटा। तो ये क्वेश्चन इसने बिल्कुल अच्छे से किया है बेटा। अब एल्डोल कंडेंसेशन, इटार्ड रिएक्शन और यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन और रेमर-टाइमम रिएक्शन, यहाँ पे आपको सिंपल रिएक्शंस लिखनी है, ना कि मैकेनिज्म पे जाना। कोई एक मैकेनिज्म जाएगा तो वो ज़रूरी नहीं है बच्चे। यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन इसने बताया, एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पे भी एल्डोल हो जाएगी बेटा। यहाँ पे सिंपल एल्डोल है, कोई क्रॉस एल्डोल नहीं है, सेल्फ एल्डोल नहीं बताई इसने सीधे बताया बेटा, ये बिल्कुल सही है बेटा। ये इसने क्या किया बच्चे, इटार्ड रिएक्शन में क्रोमाइल क्लोराइड डालते हो बेटा इन CS2 मीडियम में, तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनता है बेटा, तो बिल्कुल सही है बच्चे। यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या बनता है बेटा, HCONA और अल्कोहल बनता है बेटा, बिल्कुल सही। राइमर-टाइमम में क्या आप लेते हो बेटा, NaOH इन CHCl3, तो यहाँ पे बनता है बेटा सैलिसाइल्डिहाइड बनता है बच्चे, तो बिल्कुल सही बताया है इसने। तो तीनों इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच टू हाइड्रोक्सिल, यानी कि RCOH, उनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन देखिए, इसने बहुत अच्छा किया है बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्डिहाइड्स एंड अल्कोहल्स, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना। तो प्राइमरी एल्डिहाइड्स एंड अल्कोहल्स, मगर इसने यहाँ पे दोनों चीज़ क्या लिया बेटा, अल्कोहल ही लिया, तो यहाँ पे इसने इसकी ऑक्सीडेशन कराई, बिल्कुल सही है बेटा ये। फिर इसके बाद इसने अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन कराई, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। ग्रिग्नाइड रिएजेंट किया है बेटा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा, तो फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस की है बेटा, तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चे। और फिर इसके बाद ये 2-3 प्रेपरेशंस बताए इसने, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन इसने आंसर दिया है बेटा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के दरमियान यहाँ पे सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का है बेटा। इट इज सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट concentration, it is the total number of reactants, okay beta, it is experimental concept, it is theoretical, there is no meaning of the order of the reaction for complex reactions, बिल्कुल सही, molecule path composition can be calculated, for simple reactions order is equivalent to stoichiometric quotient, for elementary reaction molecularity is equal to stoichiometric quotient, 2-4 पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है बेटा। अल्कोहल्स क्या होते हैं बेटा, जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। प्राइमरी अल्कोहल्स, इट इज द अल्कोहल इन विच कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू द हाइड्रोक्सिल, बिल्कुल सही है बेटा। 1 डिग्री हम इसको बोल सकते हैं बेटा, तो यहाँ पे अगर मेंशन किया जाएगा 1 डिग्री तो बिल्कुल अच्छा रहेगा बेटा। फिर इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर इसके बाद यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल 3 डिग्री। हाँ, एक चीज है इस क्वेश्चन में ऐड हो सकता था बेटा, और एक क्लासिफिकेशन भी, दैट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, ये भी होगा बेटा। जिसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं बेटा। अगर किसी में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक, और जिसमें 3 ग्रुप्स प्रेजेंट होते उसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक भी आएगा बेटा। फिर होता है और एक क्लासिफिकेशन भी आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते थे अल्कोहल्स की, जैसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स, या हम बोल देंगे उनको एरोमेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल्स वो होते हैं कि जो डायरेक्टली अटैच्ड टू किसको नहीं होते बेटा, बेंजीन रिंग को अटैच्ड नहीं होते, जैसे बेंजाइल अल्कोहल है। तो ये क्लासिफिकेशन भी अगर एग्जाम्पल आप दोगे तो बिल्कुल सही रहेगा। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द रेशियो ऑफ 1:1, तो इनको हमने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बोला। मगर याद रखना डेफिनेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स की है एक्चुअल में, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स,
और those compounds which on hydrolysis produces these polyhydroxy aldehydes और ketones। क्योंकि बच्चे जो आपने डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे दी है, थोड़ा सा इसमें क्या है बेटा, एम्बिग्यूटी है कि आज ये डेफिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग दावेदार नहीं है बेटा, क्योंकि ऐसे भी मैं आपको डेफिनेशंस यहाँ पे दे सकता हूँ बेटा, या मॉलिक्यूल्स दूंगा जिनका ये रेशो, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है बेटा। जैसे कि बेटा मैं आपको यहाँ पे दूंगा CH3OH, ये अल्कोहल है बेटा। अगर यहाँ पे देखोगे बेटा, कार्बन ये 1 है, हाइड्रोजन कितना है बेटा 4, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बेटा 1 है बेटा। तो या मैं ये लूँगा बेटा CH3COOH, ये डेफिनेशन। कार्बन है बेटा 2, हाइड्रोजन है बेटा 4, और ऑक्सीजन है बेटा 2। तो 2 1 2 2 2 1, ये भी रेशो 1:2:1 है बेटा, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है बेटा। या एक और है कि जिसको हम बोलते हैं रैमनोस, ठीक है ना, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है बल्कि, ठीक है बेटा। तो याद रखना ये डेफिनेशन ज़्यादा नहीं चलती है। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई यही लिखनी है बेटा। तो उसमें मोनोसैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स, ये है ओलिगोसैकेराइड्स है बेटा। तो बाकी आपने यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, पॉलीसैकेराइड, स्टार सेलुलोज, ग्लाइकोजन। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज़ द प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सोल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, बिल्कुल सही है बेटा। रिप्रेजेंट पाई से करते, ये बर्कली एंड हॉटली प्रिंसिपल है, यानी कि एक्सपेरिमेंट है बेटा, बिल्कुल सही है बच्चे ये। द प्रेशर विच इज अप्लाइड एक्सटर्नली इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अपैरेटिक वर्किंग क्या है बेटा, ये बिल्कुल सही किया बेटा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सेम फार्मूला होती है बेटा, और सेम नेम भी होता है बेटा, बट स्पैचुअल अरेंजमेंट तो सिस और ट्रांस आता है बेटा, बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ करना है, आपने तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है, बस इसको ऐसे राइट डाउन करना, ये इस अंदाज में आपको बनाना है बेटा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है बेटा। तो कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते थे बेटा, जैसे CuEn, EN नहीं बोलूँगा बेटा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं चलो, आपने यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर का ही दिया बेटा, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं बेटा, CuNH3 2Cl2। तो इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा, या कोई और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो बेटा। ऑक्टाहेड्रल का दे दो बेटा, टेट्राहेड स्क्वायर प्लेनर का दे दो बेटा, आप यहाँ पे डेफिनेशन में दे सकते हो। Lengthened contraction defined as decrease in the atomic size due to poor shielding of 4f orbitals due to which effective nuclear charge, बिल्कुल सही है, दिया है बेटा आपने। Consequences भी लिखे है बेटा, due to lengthened contraction and element size of the element decreases because of the lengthened contraction, size of the lengthenum becomes equivalent to hafnium, due to which they are called as ये क्या लिखा है बेटा आपने, ट्रांजिशन एलिमेंट, नो, it becomes difficult to separate the elements in pure state, that is correct beta. The covalent character of their hydroxides increases due to which basic strength decreases, बिल्कुल सही है बेटा, 2-4 पॉइंट्स दिए हैं, ये बिल्कुल सही है बेटा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं बेटा, इट इज द कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा, ये कैटाइनिक, एनाइनिक जो भी होगा बेटा, न्यूट्रल होगा बेटा।
ओके बेटा, लिगेंड्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट डोनेट लोन पेयर, बिल्कुल सही, दीज आर लिविस बेसिस। ओके, फिर एग्जाम्पल भी दिया है बेटा, और डबल साल्ट बोला है बेटा यहाँ पे, जैसे मोहर साल्ट बेटा, बिल्कुल सही, या पोटाश एलम। तो कोशिश करो बेटा कि इनको जब लिखोगे तो इनकी आप केमिकल फार्मूला लिखोगे बेटा। जैसे ये होता है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 24 टाइम्स वाटर। ये आप मतलब आपने भी यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है बेटा, तो इसको आप केमिस्ट्री लैंग्वेज में आप इसको कैसे कर सकते हो, अ, लिख के, जैसे इसकी केमिकल फार्मूला लिख के, ठीक है ना। तो मोहरस साल्ट, ठीक है बेटा, तो आप ऐसे लिख सकते हो बेटा इसको, मोहरस साल्ट को FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4, ओके बेटा, 6 टाइम्स वाटर। या आपके पास पोटाश कार्नलाइट आपके पास है KCl MgCl2, 6 टाइम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऐसे कार्नलाइट। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हो। Secondary, these are the electrochemical cells and they are used again and again after the reaction once takes place. They are rechargeable, बिल्कुल सही है बेटा। निकल कैडमियम और लेड स्टोरेज बैटरी, बिल्कुल सही है बेटा। Phenols are more acidic than alcohols because after the removal of proton, जब फिनॉल को प्रोटॉन रिमूव करते हैं बेटा, तो ये फिनॉक्साइड आयन देता है, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद इस फिनॉक्साइड आयन में आप स्टेबिलिटी बता सकते हो कैसे है बेटा, 2-3 स्ट्रक्चर्स देखिए, क्योंकि ये आएगा बेटा रेजोनेंस में, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो तब जाके यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसका स्टेबिलिटी। तो ये 2-3 स्ट्रक्चर आप बना के इसको कर सकते हो बेटा, बिल्कुल सही अंदाज में बेटा। तो इस तरीके से आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे बेटा, ठीक है ना। Phenols can be converted into picric acid by the reaction of phenol with concentrated HNO3 and H2SO4, बिल्कुल सही है बच्चे। Phenol are converted into benzene by the reaction of phenyl with zinc dust, very good। मगर यहाँ पे आपको लिखना था जिंक ऑक्साइड, ये आप भूल गए हो बेटा। डायजोटाइजेशन में डायजोनियम साल्ट बनता है बेटा, फिर उसके बाद यही कन्वर्ट होता है बेटा पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन में, बिल्कुल सही है बच्चे ये रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को राइट डाउन करना होता है बेटा। फिनॉल्स आर कन्वर्टेड इनटू 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डेहाइड बाय राइमर टाइमम रिएक्शन, बिल्कुल सही है बच्चे। एसीटोन को यहाँ पे HCN के साथ जब ट्रीट करते हैं बेटा, तो यहाँ पे बनता है साइनोहाइड्रिन। क्या बनता है बेटा, साइनोहाइड्रिन बनता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज किया है बेटा, तो यहाँ पे CN राइट डाउन करना था, ओके बेटा। तो एस्टोन रिएक्ट्स विद HCN एंड गिव्स अल्कोहल, तो ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है बेटा, याद रखो बच्चे ये चीज। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, साइनोहाइड्रिन। दूसरा बिल्कुल सही है बेटा, बाइसल्फेट एडिशनल प्रोडक्टिव देता है। कार्बोलेमाइन रिएक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से लिया है, आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। यूज ऑफ DDT, 2 यूजेस अगेंस्ट पेस्टिसाइड्स एंड मलेरिया। D block forms complexes because of vacant d orbital and small size and variable oxidation state, ये बिल्कुल सही है बेटा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 2 मार्क्स 10-15-20 वर्ड्स में ही राइट डाउन करके आपको। हाफमन्स अमोनोलिसिस में यहाँ पे, हाँ,
प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। और इसको हम बोलते हैं, हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। और इसको बोलते हैं क्वाaternary अमोनियम साल्ट फॉर्मेशन होती है। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव पार्ट पे आएंगे तो क्वेश्चन था बेटा आपके पास पहला कि वो कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो बाइडेंटेट होगा बेटा, बिल्कुल सही है। दूसरे में डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट। तीसरे में ग्लाइसिन दिया था, ग्लाइसिन का आपका जिवेट्राइन बनाना था बेटा, बिल्कुल सही है। ये कोबालमाइन नहीं है बेटा, एक्चुअल में मैंने ये करेक्ट किया यहाँ पे आपको, ये है साइनो कोबालामाइन। क्रोमाइल क्लोराइड बेटा सही है, CrO2Cl2 ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो। अब देखो ये जो आपके पास है एमाइन्स का, एमाइन्स जब यहाँ पे होगा बेटा एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में क्या होता है बेटा, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर प्राइमरी होता है बेटा, फिर अमोनिया होता है बेटा। सॉरी, ये होता है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी एंड एमाइन, ये होता है बेटा। ओके बेटा, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे, स्टीरी फैक्टर पे, सॉल्वेशन फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा, तो एक्वस मीडियम में ये है जनरल बेटा। तो यहाँ पे फॉल्स आता है बेटा, क्योंकि ये बोलता है ट्राई मिथिल एमाइन, ट्राई मिथिल एमाइन। ओके बेटा, तो ट्राई मिथिल एमाइन जो होगा बेटा, तो उसमें जो R ग्रुप होगा वो तो CH3 ग्रुप होगा, तो CH3 ग्रुप में ये ऑर्डर है बेटा, सेकेंडरी, प्राइमरी और हाँ अगर यहाँ पे इथाइल होता, इथाइल में है बेटा सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी और एमाइन। ओके बेटा, तो फिर इसके बाद एक काइनेटिक्स पे क्वेश्चन दिया था, तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया था यूनिट। यूनिट क्या था बेटा, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे दूंगी। यूनिट जब के आपका निकालोगे बेटा, तो ये इक्वेशन आप यूज करोगे, मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर n, और यहाँ पे जैसे आप रेट लिखते हो, रेट किसके बराबर होता है, K इंटू A⁴n। तो रेट का यूनिट क्या है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो वो होगा मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि K किसके बराबर होगा, रेट अपॉन A⁴, A है मोलर कंसंट्रेशन, तो इसीलिए मोल पर लीटर n मैंने लिखा। तो ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर (1 - n सेकंड इनवर्स। अगर सपोज मैं यहाँ पे थर्ड ऑर्डर N3 लूंगा बेटा, तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर (1 - 3 सेकंड इनवर्स। तो ये हो गया -2, तो -2 बन जाएगा मोल और लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो यही था बेटा आपको तो यहाँ पे क्या आता बेटा, 3 आता। तो और एक क्वेश्चन था बेटा, ट्रेडिशनल नेम, तो उसको बोलते हैं ट्राइमर और ट्राइलिन और वेस्ट्रॉन भी बोलते हैं बेटा। सॉल्युबल कौन था बेटा, विटामिन C इज वाटर सॉल्युबल। हाँ बेटा, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बोलता था 1 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव कितने कोलम्बस चार्ज लेगा बेटा, तो आपको यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स पहले, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, या गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 14। निकाले बेटा अपनी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को आपको किससे करना था, चार्ज कितनी है 3, तो 1 मोल 3 फैरेड्स लेता था, बट हमारे पास 1 मोल पूरा नहीं, 1/14 था बेटा, तो 1/14 है बेटा नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास, इनटू क्या करेंगे बेटा हम इसमें, दैट इज 3 इंटू क्या करेंगे बेटा 96500 कोलम,
जो यहाँ पे आएगा बेटा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन दिस वे यू कैन राइट योर आंसर स्क्रिप्ट। जो मिस्टेक्स यहाँ पे इस बच्ची ने की है, बिल्कुल सही लिखा है बेटा इस बच्ची ने, बट जो मिस्टेक्स यहाँ पे इसने की है थोड़ी थोड़ी सी, तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया।